हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इसका टाइटल है परिक्रमा। अष्टप्रहर मतलब 8 पहर। मेरे गांव में 8 पहर तक राम नाम के साथ राधे श्याम के नाम का जाप किया जाता है। ये हर साल मकर संक्रांति के दिन होता है। मुझे अभी भी याद है, हम लोग दिन भर पतंग उड़ाते और रात होते ही अष्टप्रहर में भोज करने निकल जाते। और वहाँ के खाने की तो बात ही कुछ और होती थी। क्योंकि चावल हमारे यहाँ का प्रधान खाद्य है, तो चावल, दाल, एक खट्टे की सब्जी और खीर, ये चारों भर पेट खाने के लिए मिलता था। मैंने कई मंदिरों के प्रसाद ग्रहण किए हैं, मगर वो गांव के अष्टप्रहर वाले भोजन की बात मुझे आज तक कहीं नहीं मिली। जहाँ हम बच्चों को खाने से मतलब होता था, वहीं हमारे बड़े बुजुर्ग सिर्फ राधे श्याम और राम नाम सुनने में मशगूल रहते थे। हमारे गांव का सबसे बड़ा त्योहार है ये। मकर संक्रांति के पिछले शाम को गांव के सारे घर के पुरुष कलश में पानी लिए नजदीकी चित्रोत्पला नदी में बहाने जाते थे और उसी शाम से जाप शुरू हो जाता था। मकर संक्रांति की अगली रोज इसका समापन होता था। अच्छे से याद है वो समापन प्रक्रिया। नगर परिक्रमा कहते हैं उसे। अंत में कलसी तोड़ी जाती है और मेरे पापा समेत बाकी घरों के पुरुषों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे बड़ा मजा आता था ये सब देखकर। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं समझने लगा कि वो लोग क्यों रोते थे। खैर, आज की कहानी उसी अष्टप्रहरी के इर्द गिर्द हुए एक वाक्य से है। एक साल हम सपरिवार अष्टप्रहरी के लिए गांव पहुंचे। तब मैं महज 12 साल का था। क्योंकि अगले कुछ रोज के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए बहुत खुश था। न कपड़े बदले, न पैर धोए और न ही दादी से मुलाकात की। सीधे पहुंच गया आम के पेड़ के पास। पेड़ पर चढ़कर आम की कच्ची कैरियां ढूंढने लगा। मुझे मौसम का इल्म न था, तो मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा, पर कुछ हाथ न लगा। तभी अचानक नीचे से लगभग मेरे ही उम्र के एक लड़के ने आवाज दी। मैंने नीचे देखा तो वो मुझे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं झट से नीचे उतर गया। मैंने गुस्से से बहुत कुछ भला बुरा कह दिया होगा शायद, मगर वो अब भी हंस रहा था। धीरे धीरे गुस्सा ठंडा हुआ। फिर उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम था रिंकू। रिंकू और मैं उस रोज एक दूसरे से रूबरू हुए। क्योंकि मैं गांव में रहता नहीं था, तो पहले कभी उससे मिला नहीं था। उसने मुझे साथ पतंग उड़ाने चलने के लिए कहा। मैं झट से मान गया। उधर मेरे घर वाले मुझे आम के पेड़ के पास न पाकर बहुत परेशान हुए और मैं रिंकू के साथ पतंग उड़ाने में व्यस्त था। हम दोनों ने खूब मजे किए। अंधेरा होने वाला था, तो मुझे याद आया कि पापा कलश लेकर नदी की ओर जाने वाले हैं। अगली रोज मकर संक्रांति जो थी। मैंने अपने नए दोस्त से अलविदा कहा और अगली रोज मिलने का वादा करके वापस आ गया। घर पहुंचा तो पापा कलश लेकर गांव के बाकी लोगों के साथ जा चुके थे। दादी माँ ने मुझे जैसे देखा, झट से गले लगा लिया। उधर कोने से मम्मी तीखी नजरों से मुझे देख रही थी, मगर क्योंकि मैं दादी माँ की गोद में था, तो मुझे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई उनकी। लेकिन उनकी आंखों से मैं साफ पढ़ पा रहा था कि चीख चीख कर कह रही थी वो, रुक, तो एक बार बस पापा को आ जाने दे, फिर पूछवाती हूँ। अब तक बिना खाए पिए तू कहाँ घूम रहा था? क्योंकि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मैं दादी माँ से भूतों की कहानी सुनते सुनते सो गया। और मेरे सोने के बाद शायद पापा लौटे होंगे, इसलिए डांट खाने से बच गया। अगली सुबह मकर संक्रांति के दिन हम सब बच्चे वहीं अष्टप्रहरी वाली जगह पहुंच गए। उस दिन पूरे गांव के लोग राधे श्याम और हरे राम में इतने व्यस्त थे कि हम बच्चों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। मुझे मेरा दोस्त रिंकू दिख गया। पूरे दिन हम खूब घूमे, उड़द के फसलों को तोड़ तोड़ कर फल खाए, पेड़ पर चढ़ते उतरते रहे, कटी हुई पतंगों को इकट्ठा करते रहे, खूब सारी शैतानियां की जिनकी पाबंदी शहरों में होती है। थका हारा रात को घर पहुंचा। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। रात भर जाप चला और फिर न जाने कब मैं सो गया, पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठा तो पापा कलश के साथ नगर परिक्रमा के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उनसे निगाहें छुपाई और उनके चले जाने का इंतजार किया। जैसे ही पापा गए, मैं झट से निकल गया उसी आम के पेड़ के पास जहां मुझे रिंकू मिला था। बहुत देर हो गई, लेकिन आज वो नहीं आया। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके नाम के अलावा और कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैं उसे ढूंढ न सका। घर आकर दादी के पास चुपचाप बैठ गया। मुझे उदास देख दादी ने मुझसे बात करने की कोशिश की,
मगर मैंने कुछ न कहा। मुझे बस यही समझ आ रहा था कि थोड़ी देर बाद पापा आएंगे और हम लोग वापस शहर निकल जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और दादी माँ को लगा कि मुझे किसी ने डांटा है। क्योंकि मैं उनका लाडला था तो उन्होंने देखते ही देखते पूरा घर सर पे खड़ा कर दिया। मेरी मम्मी से लेकर चाची तक सबको डांट दिया। लेकिन चूंकि मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं था तो सब अचंभित थे। इतने में पापा आ पहुंचे, बिल्कुल अश्वत्थामा की तरह निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू लिए। निशस्त्र इसलिए कि कलश तोड़ा जा चुका था और नगर परिक्रमा खत्म हो चुकी थी। वो अपने भगवान की जुदाई से रो रहे थे और बिल्कुल दीन लग रहे थे, और मैं रिंकू से आखिरी बार मिल न सका इसलिए रो रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने थोड़ा डांट कर पूछा तो मैंने सब उगल दिया। मैंने रिंकू के बारे में जिक्र किया। दादी माँ अचानक परेशान हो गई। उन्होंने चुपके से पापा को बुलाया और चाचा समेत हर किसी को इकट्ठा करके कुछ बातें करने लगी। क्या बातें थी मुझे किसी ने नहीं बताया। पापा मेरे पास आए और मुझे समझाने लगे कि वो लड़का दूसरे गांव से था। अगली बार जब हम गांव आएंगे तब उससे मिल लेना। मैंने पूछा कैसे? पापा ने कहा हम गर्मी के दिनों में तेरे जनेऊ के लिए आएंगे ना, तब उन्हें भी दावत दे देंगे, तू मिल लेना। मेरे आंसू मुस्कान में तब्दील हो गए। फिर हम वापस शहर निकल गए। पापा ने मुझसे झूठ कहा था। मेरा जनेऊ शहर में ही हुआ। उसके बाद वो लोग जब भी गांव आते मुझे साथ नहीं लाते, किसी न किसी बहाने मुझे छोड़ आते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा। 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम के बाद एक लंबे अरसे के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिल गई। 4 साल गुजर चुके थे। मैंने गांव आने की बात कही और इस बार पापा ने साथ आने दिया। इस बार मैंने गांव आते ही रिंकू को ढूंढना शुरू किया। उसके बारे में बातें की, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चला। एक रोज दादी हमारे पड़ोस में किसी से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। और वो आज से कुछ साल पहले आया था अष्टप्रहरी देखने। तब छोटा था। वो प्रहरी में जो पुजारी खाना बनाते हैं ना रमेश, उसका बेटा रिंकू दिखाई से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सामने गया और दादी से पूछने लगा। थोड़ी देर तक तो वो हिचकिचाती रही, मगर मैंने वादा किया, दादी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं समझने की कोशिश करूंगा, आप बोलिए तो। दादी ने कहा उसी साल जब मैं अष्टप्रहरी देखने गया था, रमेश पुजारी का पूरा परिवार एक बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। जो लड़का मुझे दिखा था वो दरअसल जीवित था ही नहीं। वहीं आम के पेड़ के पास उसका मकान था, इसलिए वो वहीं दिख गया मुझे और कहा कि आज भी किसी न किसी को वो परिवार दिखते रहते हैं, मगर किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। मकर संक्रांति के दिन वो लोग जरूर दिखते हैं। मेरे पैरों के तले की धरती खिसक गई। मुझे थोड़ी देर तक अजीब सा लगा। मैं शांत हो गया। दादी सब देख रही थी। उन्हें मैंने कहा कि मैं ठीक हूं। मेरी आंखों के सामने रिंकू का मासूम चेहरा दिखने लगा। थोड़ा ओझल हो चुका था। मैं उन लम्हों को याद कर रहा था और बार बार इस बात को यकीन करने से अपने आप को रोक रहा था। कब मैं उस आम के पेड़ के पास पहुंच गया पता ही नहीं चला। अचानक पीछे से आवाज आई, सही वक्त पर आया है दोस्त, यही तो आम का मौसम है। मेरी सांसें रुक गई। मुझे रिंकू की आवाज सी लगी। गला सूखने लगा। मैं बहुत डर रहा था पीछे मुड़ने से। मैंने बिना मुड़े ही बात की, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आया। वो भी पीछे से ही बात कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ। झट से पीछे मुड़ा तो देखा रिंकू खड़ा था। मैं वहीं बेहोश हो गया। आगे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि रिंकू अभी भी वही 4 साल पहले वाला रिंकू था। उसकी कद, काठी, चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे 4 साल पहले था। इस घटना के बाद मैं गांव कभी नहीं गया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।